Hello everybody, I am Priyanshi Agrawal and this is your channel शिव गुण Academy। आज ये है सॉल्यूशंस का सेकेंड वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बारे में, और आज हम हेनरी लॉ को देखेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था सॉल्यूशंस का कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसे जनरल टर्म्स का मीनिंग बताया था, कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स बताए थे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, सॉल्यूशन 01 शिव गुण अकेडमी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए और हेडिंग लगाइए सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले तो हम सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी टर्म का मतलब क्या होता है, कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखिए हमने एक सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखिए जो अमाउंट हमने सॉल्यूट की दी और हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा कि अब उसमें हम और अमाउंट नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो वो अमाउंट हमारी सॉल्यूट की कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, वो अमाउंट हमारी सॉल्यूट की जिसको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि अब हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम प्रेशर या टेम्परेचर जैसी कंडीशंस में चेंज ना कराएं। अगर हम प्रेशर टेम्परेचर चेंज कराएं तब तो हो जाएगा, तब की हम बात नहीं करते हैं। हम कंडीशंस को चेंज नहीं कराएंगे, बिना कंडीशन को चेंज कराए हम सॉल्वेंट में जितनी अमाउंट सॉल्यूट की ऐड कर सकते हैं वो हमारी कहलाती है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसकी अब डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। The solubility of a substance, the solubility of a substance is its maximum amount that can be added in a solvent without changing the physical condition, ठीक है, वो अमाउंट सॉल्यूट की जो हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर जैसी कंडीशंस को बिना चेंज कराए हम सॉल्वेंट में जितना अमाउंट सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं वो हमारी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये तो मतलब हुआ सॉल्युबिलिटी का। अब हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या होती है, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या होती है, कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो आप ये समझिए कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्या लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब क्या, जैसे कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होएगा, जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होएगा। इस बात का मतलब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा होगा उसी में डिसॉल्व होएगा। नॉन पोलर होगा सॉल्यूट तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होएगा, पोलर होगा सॉल्यूट तो पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में उठा लीजिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इस बात पे जरूर डिपेंड करती है
कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट होगा उसी सॉल्यूट में वो डिजॉल्व होगा। ठीक है, अब सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में के सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको पता है। अब एक बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा होता है जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, वाटर दीजिए और शुगर दीजिए, आप शुगर को वाटर में मिक्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आप और शुगर उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते। अब आप उसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं कर सकते अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं करा रहे हैं, ना प्रेशर चेंज करा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा अब आप और शुगर ऐड नहीं कर सकते, तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन in which no more solute can be added is known as saturated solution without changing the physical conditions। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी 1 ग्लास वाटर दिया आपने, उसमें 1 स्पून शुगर डाल दी, तो उससे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप उसमें और शुगर डाल सकते हैं। तो जब आप 1 ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर डालिए तो वो हमारा कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जब हम और अमाउंट सॉल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं बिना टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज कराए, तो वो हमारा कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने बताया सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन, हमने शुगर डालते गए सैचुरेट हो गया, अब उसमें और अमाउंट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टेम्परेचर अब उसका बढ़ा दें तब तो हम उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया, अब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब हम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसमें शुगर ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि चाहे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चाहे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अब हम उसमें और शुगर ऐड नहीं कर सकते, तो वो हमारा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड even if we are changing the physical condition is known as super saturated solution। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया कि हमने सॉल्यूशन दिया, अब हम चाहे उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चाहे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कोई भी फिजिकल कंडीशन का चेंज करा रहे हैं, लेकिन अब हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो वो हमारा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बात हमने पढ़ ली कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? सॉलिड है, सॉलिड पे हम प्रेशर लगा दें, अगर ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसमें हम प्रेशर लगा दें, चाहे कितने प्रेशर लगा दें, ये कंप्रेस होएगा? नहीं होएगा। तो इसलिए कोई भी सॉलिड है, अगर हम उसे लिक्विड में सॉल्युबल करना चाह रहे हैं, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने का इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स हमारे कंप्रेस नहीं होंगे प्रेशर बढ़ाने से, इसलिए सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, गैसेस के केस में होएगा इफेक्ट, क्योंकि भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, अगर उन पर प्रेशर लगा के हम पास में आए तो वो हमारे इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन सॉलिड्स के केस में सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड में हमने देखा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और हमने देखा प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, कि गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है लिक्विड में और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हमारा कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब हम सभी चीजें देखते हैं, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब हम देखते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है
लिक्विड में। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ गैस, कि नेचर ऑफ गैस क्या होना चाहिए। वो तो मैंने आपको सॉलिड्स के केस में भी बताया कि राई डिजॉल्व राई, यानी कि पोलर होगा तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं पोलर गैसेस कैन बी easily dissolved in polar solvent। ठीक है, जो पोलर गैसेस होंगी वो हमारी पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होंगी। पोलर का मतलब तो आप सभी समझते होंगे कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जैसे कि HCl का मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पे आ रहा होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ रहा होता है पार्शियल पॉजिटिव। ये होता है हमारा पोलर का मतलब। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो हमारा पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा, और जो नॉन पोलर है वो हमारा नॉन पोलर में इजीली सॉल्युबल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। पहले तो मैं आपको फैक्ट बताती हूँ क्या होता है, फिर उसके बाद हम उस फैक्ट को समझेंगे कि क्यों होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों होता है वैसा? आपने 11वीं क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम चैप्टर में, अगर आपने 11वीं में अच्छे से पढ़ाई करी है तो। ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं वैसे। जहां पे हमारा डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच होता है इंथैल्पी चेंज। टी होता है टेम्परेचर, और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। तो कोई भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस मतलब कैसी? स्पॉन्टेनियस बताइए, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? मीनिंग स्पॉन्टेनियस मीनिंग जो रिएक्शन हमारी खुद से प्रोसीड हो रही है, जैसे कि वाटरफॉल, पानी हमारा वाटरफॉल में ऊपर से नीचे तो आ रहा है, ये हमारी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पानी का वाटरफॉल में नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। अब भाई पानी हमारा नीचे से ऊपर तो जाता नहीं है, तो वो हुई हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन सी रिएक्शन? जो हमारी अपने आप हो रही है, जैसे कि वाटरफॉल में पानी हमारा ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये एक हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यानी कि जो रिएक्शन अपने आप से हो रही है, उसे कोई भी इनिशिएशन, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो अब किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ये बात आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। डेल्टा जी हमारे यानी गिब्स फ्री एनर्जी से नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि अच्छा एक बार ये बताइए पहले डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? फ्रीडम, आजादी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? फ्रीडम, कि जितनी ज्यादा फ्रीडम उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अब भाई गैस है, उसकी तो फ्रीडम बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, तो उसकी तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा हुई। अब जब गैस को हमने लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, तो लिक्विड के तो गैस से तो पास पास होते हैं, यानी कि अब उनकी फ्रीडम कम हो गई, मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए। यानी कि इस केस में हमारी डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव ही तो हुआ, क्योंकि भाई हम इस केस में है डेल्टा एस नेगेटिव जब हम गैस को लिक्विड में सॉल्युबल बना रहे हैं, क्योंकि गैस की फ्रीडम ज्यादा, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर, लिक्विड की फ्रीडम कम, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास। इसलिए इस केस में डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, क्योंकि जो हमारे गैस की फ्रीडम ज्यादा थी, लिक्विड की फ्रीडम यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास पास है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी देखिए जरा। डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी। ये हमारा क्या है? मस्ट बी।
तभी हमारी गैस सॉल्युबल होगी लिक्विड में। रिएक्शन क्या है, गैस हमारी लिक्विड में डिजॉल्व होनी है। ये रिएक्शन हमें अपने आप करानी है, कोई इनिशिएशन नहीं देना है। तो ये हमारा होना ही चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए, यानी गैस को लिक्विड में सॉल्युबल होने के लिए। तो देखते हैं डेल्टा जी हमारा क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या है इस केस में, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। अब क्यों है डेल्टा एच नेगेटिव, ये देखिए पहले। जब हमने गैस को लिक्विड में मिक्स किया तो हमारे एक सॉल्यूशन बनता है, और ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। जब हम गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो इस केस में हमारी हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज हो रही है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इस केस में डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा। डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होगा। तो अब देखिए, डेल्टा एच भी नेगेटिव था, डेल्टा एच भी नेगेटिव है। अब डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, ये वाला टर्म छोटा होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा। ये वाला टर्म छोटा होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए ये वाला टर्म छोटा हो तो टेम्परेचर छोटा होगा, तभी छोटा होगा। तो टेम्परेचर छोटा यानी कि टेम्परेचर जब कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी लिक्विड में। समझ में आया क्यों टेम्परेचर कम होने पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ये हम कह सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव के लिए हमारा डेल्टा एच का टर्म बड़ा होना चाहिए, ये वाला टर्म छोटा। ये वाला टर्म छोटा तभी होगा जब टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस का, कि जब टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बात हमने आपको इससे प्रूफ कर दी। समझ में आया कि कैसे टेम्परेचर कम होने पे गैस हमारी ज्यादा सॉल्युबल होती है लिक्विड में। मजा आया होगा आपको इस एक्सप्लेनेशन में, जरूर आया होगा। तो चलिए फटाफट से इस एक्सप्लेनेशन को वीडियो को पॉज करके आप नोट कर दीजिए। हो गया? चलिए एक पॉइंट बचा है, नीचे बता देते हैं। प्रेशर का पॉइंट बचा है, फिर आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। प्रेशर कि गैस की सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है प्रेशर पे, सॉरी प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, अब भाई गैस है, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास हैं। अब जब हम गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, यानी कि वो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल सा है, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज करती है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज करती है, क्योंकि भाई गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर है। अगर उन पे प्रेशर लगाएंगे पास आएंगे आसानी से जल्दी पास आएंगे, तो वो हमारे इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। तो यही था, इतना ही था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड में। ठीक है, तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी लॉ क्या होता है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ये वर्ड्स में हमारा क्या होता है, क्या कहता है, उसको हम इसे एक्सप्लेनेशन समझेंगे। द पार्शियल pressure applied by gas on liquid
surface is directly proportional to its mole fraction present in liquid solvent. ये हमारा क्या कह रहा है? ऐसे तो आपको वर्ड्स में बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं शो करते हैं, हमारे पास ये बीकर है, इसमें हमारे पास ये है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें कुछ गैस भी हमारी डिसॉल्व्ड है, ठीक है, इसमें हमारी गैस भी डिसॉल्व्ड है, क्योंकि हम भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड पढ़ रहे थे, तो उसी में हेनरी लॉ एक्सप्लेन होता है हमारा। तो इसमें हमारी गैस भी डिसॉल्व्ड है। अब ये तो ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो जो गैस इसमें डिसॉल्व्ड है वो गैस भी हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो गैस हमारी लिक्विड में डिसॉल्व्ड है उस गैस के पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये गैस के हैं, ये लिक्विड के। जो गैस हमारी लिक्विड में डिसॉल्व्ड है उसके पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। तो हमारे हेनरी लॉ कहता क्या है? जो पार्शियल प्रेशर इस गैस के मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन में के जो कि इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस यानी कि जो गैस हमारी लिक्विड में डिसॉल्व, जो गैस हमारी सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो गैस हमारी ऊपर एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होगी। तो वो गैस कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही होगी। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? सिर्फ एक गैस अप्लाई कर रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक गैस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर ये गैस अप्लाई कर रही है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन में के जो कि इस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर सरफेस पे ही प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं KH, जो हमारा क्या रहता है? हेनरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है? हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज करेगा। ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? मोल फ्रैक्शन ही तो है। अब भाई जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे लिक्विड में गैस के, तो सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। कैसा प्रेशर है? कांस्टेंट। तो यानी कि प्रेशर हमारा एक कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। भाई प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो हम ये कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, यानी हेनरी कांस्टेंट के। यानी कि अगर हम KH को बढ़ाएं तो हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। KH को बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। इनवर्स का मतलब
इनवर्स रिलेशन यही तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज घट रही है, डिक्रीज कर रही है। तो केएच बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी। मोल फ्रैक्शन मैंने कहा ना, सॉल्युबिलिटी ही कह सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सॉल्युबिलिटी का मतलब मैंने यही तो बताया क्या अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मोल फ्रैक्शन कह दें, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम फाइंड कर दें। तो जितना ज्यादा केएच उतनी कम सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा केएच उतनी कम सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो इससे हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, कह सकते हैं कि नहीं? ये तो आपको दिख रहा होगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ये मैंने पहले बता दिया। अब जितना ज्यादा केएच उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ये हमें इससे पता चल गया। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तो हमें एक बार पता चल गई कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा हेनरी कांस्टेंट की भी वैल्यू होगी। अब हम इसमें P यानी कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ पढ़ लेते हैं। हमें इन टर्म्स को डिनोट कर लेते हैं, क्या कहते हैं? P होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH होता है हेनरी कांस्टेंट, एंड थीटा इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, एंड थीटा इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि P यानी कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ क्या होता है। देखिए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये ग्राफ बहुत ही इजीली बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ इस एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर देते हैं, इस एक्सिस पे हम प्रेशर को। ठीक है, अब देखिए P इज इक्वल टू KHX, क्या ये आपको Y इज इक्वल टू MX की इक्वेशन में दिख रही? Y इज इक्वल टू MX की इक्वेशन है जिसमें हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये हमारा ग्राफ बनता है जिसका स्लोप होता है m। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये आपको पता होगा, नहीं है तो आप जान लीजिए कि y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन होती है तो हमारा ग्राफ बनता है ऐसा, और जिसका स्लोप होता है m। तो अब हमने y यानी कि P, x यानी कि मोल फ्रैक्शन, तो इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा ये, जिसका स्लोप हो जाएगा हमारा KH। ठीक है, जिसका स्लोप हो जाएगा हमारा KH। हो गया? बस हम इस ग्राफ में इसे आप समझ भी सकते हैं। देखिए, x 0 तो y भी 0, x1 तो y भी 1, x2 तो y, मतलब x1 तो y, m की कुछ वैल्यू होगी इसलिए मैंने कह दिया 1, x0 तो y 0, x1 तो y m, x2 तो y 2m, x3 तो y 3m। तो ऐसे बनता जाएगा। अगर स्लोप 1 हो तो x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, तो ये हमारा बिल्कुल ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि y इज इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन का ग्राफ होता है ऐसा, जिसमें m क्या होता है, ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप हो गया इस ग्राफ का KH, और इस टाइप से ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है वेपर प्रेशर का, लॉयड लॉ क्या होता है। अभी हमारी ये सारी चीजें इस चैप्टर में अभी बची हुई हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइव सेशन के दौरान आप लाइव चैट ऑप्शन में भी आप डाउट
पूछ सकते हैं, जहां आपको अपने डाउट्स का तुरंत आंसर मिलेगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक ये पढ़ाई करते रहिए और द वेरी बेस्ट।